तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ये ये आपके जो रोटेशन का पार्ट है। तो बट अभी हम रोटेशन का हाफ चैप्टर करने वाले हैं जो कि मेनली बेस है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो ये रोटेशन चैप्टर है। इसका जो टॉपिक है सेंटर, बहुत बड़ा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही पेजेस में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड तक देखते रहिए कंप्लीट भी। ठीक है, हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे हमारी एक बॉडी है, जैसे कोई भी एक बॉडी है ना, ये जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसको मैं एक पॉइंट पे टिकाना होगा ऐसे करके। ये क्यों टिक रहा है यहाँ पे, ऐसे क्यों टिक रहा है? क्योंकि ये वो पॉइंट है इस बॉडी का जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट या मास एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी का जो मास है वो यहाँ पे है, पॉइंट कर रखा है। तब ये देखो इधर नहीं गिर रहा ना इधर गिर रहा। जैसे कि मैं थोड़ी इधर कर लूँगा ना अपना हाथ, ये नीचे गिर जाएगा। अगर इधर भी कर लूँगा तो ये नीचे गिर जाएगा। बट अगर हम बीच में पकड़ के रखेंगे तो नहीं गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे टिका हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ मास पे है। अच्छा देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये थोड़ी मुश्किल, ये थोड़ी लेंदी है, ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है, दोनों पढ़ेंगे। इट इज़ दैट पॉइंट विच मूव्स इन द सेम वे in which a single particle having the total mass of the body and act upon by the same external force would move। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया वो इंग्लिश में लिखा हुआ बस। उसके बाद वो एक सिंगल पॉइंट है जिसपे सारी टोटल मास ऑफ द बॉडी एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्टेड अपॉन। उसके बाद center of mass is that point of the body or the system at which whole mass of the body is assumed to be concentrated। एक ऐसा पॉइंट पूरी बॉडी का जहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास है वो कंसनट्रेटेड है। आई समझ? अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है भाई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं, वेट ही होती है। जो मास होता है वो m होता है, बट जो वेट होता है वो m इंटू जी हो जाता है। सिंपल है, सेंटर ऑफ मास इंटू ग्रेविटी कर दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये हमेशा डाउनवर्ड लगती है। देखो, हम बीच में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम एक सर्कल बनाया, कुछ भी बनाया, रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, स्फीयर बनाया, तो हम सेंटर से लेकर नीचे तक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पे लगेगा। हम तभी बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पे लगेगा वो। ठीक है, सारा वेट, इसलिए हम सेंटर पे पॉइंट करते हैं जब भी हम कोई डायग्राम वगैरह बनाते भी हैं तो। अच्छा, अब आगे दो तरीके के बता दिए, तीसरे तरीके का सेंटर ऑफ। ठीक है, तो अगर लेमिना पे आ जाए, लेमिना मतलब एक प्लेन बॉडी जिसके, मान लो कि लेमिना ये होता है। ठीक है, ये मैंने एक बॉडी बनाई, इसको देखो, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सामने की तरफ, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सामने की तरफ, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सामने की तरफ। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ, या इसे सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, मेनली से सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी बॉडी का जो वेट है, मास है, वो एक्ट कर रहा है, जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जब टू पार्टिकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो, अच्छा मान लो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, ये दो करके, इसका मास है m1, इसका मास है m2। यहाँ पे ये देखिए, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि m2 जो है वो हैवियर है, m2 भारी है। ये मान लो ये m2 है, ये m1 है, ये भारी है इससे। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमने d ले लिया। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक मेरा पेन लिया मैंने,
यहाँ पे इस पे इसको पॉइंट कर दिया यहाँ पे, हैवियर ऑब्जेक्ट है ना, तो हमेशा याद रखना जो सेंटर ऑफ मास हम ये ले लेते हैं एक पॉइंट। जो सेंटर ऑफ मास है ना वो हैवियर बॉडी के साइड होगा, हम यहाँ रख देते हैं हैवियर बॉडी के साइड। अब जो इसका इससे डिस्टेंस होगा वो है R2, और जो इसका इससे डिस्टेंस होगा वो होगा R1। अब इससे हमें क्या समझ आया सर? इससे हमें ये समझ आया कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मास छोटा होता जाएगा बॉडी का, जैसे जैसे मास बढ़ेगा रेडियस छोटा हो जाएगा, रेडियस बड़ा होगा मास छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा होगा मास बढ़ जाएगा। समझ आ गई आपको बात? मास जैसे रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास। समझ आ गई? मतलब m और r को अगर हम m को उधर लेके जाते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में साइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एम आर इक्वल है कांस्टेंट के, मतलब एम आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ, ये सब कुछ समझा दिया आपको, ये समझा दिया अकॉर्डिंग टू द फिगर। अच्छा, अब इनसे क्या मतलब क्या क्या पता लगा? अच्छा, R1 जैसे मान लो, ठीक है, हम R1 और R2 जो है ये पूरे D के इक्वल है हमने एक इक्वेशन बना दी। उसके बाद M1 R1 M2 R2 इक्वल हैं दोनों। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो इक्वल होंगे जरूर। अब उसके बाद इससे हमें R1 की वैल्यू निकाल दी, फिर इक्वेशन 1 को ले आए, फिर इक्वेशन 1 में R1 की वैल्यू पुट करी। उसके बाद ये करते गए, यहाँ पे R1 आ गया, यहाँ पे हमने निकाल दी R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? R2 की वैल्यू आई हमारे पास M1D अपॉन M1 प्लस M2। और अब इक्वेशन 1 जो है इसमें M2 की वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, वैसे इक्वल आ जाएगी। M2 की वैल्यू क्या आई थी? R2 की वैल्यू आई थी M1D1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसी R2 की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो, हमने जब R1 की वैल्यू निकाली, R2 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास M1 आया, M1D। अब मतलब अपोजिट लिखना हमें हमेशा, तो मतलब R1 पे आ जाएगा हमारा, क्या आएगा? M2 आ जाएगा। R1 पे M2 आ जाएगा, M2D अपॉन M1 प्लस M2। सिंपल सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़ी फास्ट करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि देखते एक बार, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है कि आराम से लेके जाएंगे, बट एकदम फास्ट कर देंगे लास्ट में जाते जाते। ऐसे एक क्वेश्चन ले लो, इन्होंने ऐसा सेम क्वेश्चन दे रखा है, हमें 2 पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस d दिया हुआ है, x निकालना है, और ये x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ठीक है, x2 निकालना है। अच्छा, एक बार बताओ, ये आपको पता लग गया कि x1 कैसे आया? 6 मीटर इंटू 60 इसका वेट, 60 इसका वेट, क्योंकि हमने अपोजिट वाला निकाला है। देखो, मैंने आपको बोला था इसकी क्या थी, हमें R1 पूछा ना, R1 पे क्या आएगा? M2 ये है, ये M1 है, M2D अपॉन टोटल मास को हम M भी लिख सकते हैं, टोटल मास 60 प्लस 100। सॉल्व करा, अगर x आ गया तो x2 भी आ सकता है, क्योंकि 6 माइनस ये कर दिया तो 2.4 ये भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पार्टिकल, ये अलग पॉइंट पर अलग पार्टिकल, ये अलग पॉइंट पर अलग पार्टिकल, ये अलग पॉइंट पर अलग पार्टिकल, ठीक है। तो डिस्क्रीट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, हमने एक ग्राफ बनाया, एक हमने यहाँ पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, इसको हमने M1 M2 M3 M4 दे दिए। हम इसको मतलब प्रॉपरली वो नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट्स प्रॉपरली बनाएंगे, बस हम इसको कोऑर्डिनेट्स अपने आप से दे देते हैं कि ये हमारे पास आता है, क्या आता है, ये x1 आता है, ये y1 आता है, इसका हो गया x1 y1, इसका हो गया x2 y2, ऐसी इसका M3 का x3 y3, इसका x4 y4,
और हम एक ले लेते हैं पॉइंट, एक हम पॉइंट ले लेते हैं जिसका हमारे पास सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं पॉइंट। इसको हम कहीं भी ले सकते हैं, हम बस इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM ऑफ अ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो डिराइव कर सकते हो, वो आगे बताएंगे। देखो, जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर मतलब R, इसका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ COM होता है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, वो इक्वल होता है M1 R1 M2 R2 M3 R3 प्लस M4 R2, ऐसे जितने भी है ना, यहाँ पे 4 थे ना, तो बस 4 बार लिखना होगा अपॉन टोटल मास, मतलब इसका M2 प्लस M3 M4 M1 ऐसे करके, ठीक है। और ये मैंने निकाला कैसे, ये जो है ना फॉर्मूला, ये आया कहाँ से, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था सर? बेटे ये पता कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था मोमेंट ऑफ मास के। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है सर? बेटा मोमेंट ऑफ मास जैसे मैं बताता हूँ, मोमेंट ऑफ मास है किसी भी मास में मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्जेक्ट के मास में मल्टीप्लाई कर दो रेडियस का। देखो जैसे हम टॉर्क देखते थे ना, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। वैसे ही मास इनटू परपेंडिकुलर रेडियस, डिस्टेंस रेडियस जो मर्जी मान लो आप, ठीक है, वो हो जाता है। अच्छा, M और MOM का क्या होगा फिर? M1 X1, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x ना, यहाँ पे x है, X1 X2 X3, ऐसे ही X1 X2 X3 ऐसे करना है हमने, सिंपल, ठीक है। और MOM ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये अबाउट y एक्सिस होगा। y एक्सिस है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x एक्सिस है तो y को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। हमने आगे भी यही किया है। फिर x के कोऑर्डिनेट्स आगे पता है कैसे आए, देखो COM ऑफ MOM ऑफ COM मतलब मोमेंट ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ मास कैसे, ठीक है। M1 M2, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो X1 X2 X3 X4, ठीक है। हमने इस पर कॉमन ले लिया मोमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे M1 X2 X3 ना, देखो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट होगा x जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, वो तो x बार के इक्वल होगा। x बार जो है वो कोऑर्डिनेट है, वो हमने निकालना ही है, तो हम x बार कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। बट जो मास होगा, मास क्या होगा सबका, जो सारे इनके मास है ना, M1 M2 M3 M4, उनका सम होगा। तो हमने वही किया, मोमेंट ऑफ मास क्या है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पर इसमें मास क्या है, M1 M2 M3 M4, ठीक है, इनटू में x बार क्या है, x बार है कोऑर्डिनेट ऑफ COM अबाउट y एक्सिस, ठीक है। अब हैंस हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ COM क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ COM कहती है कि m, या इसको पूरे को m बोलेंगे, इस इंटू x बार इज इक्वल टू, अगर हम इसको x बार को अगर हम करते हैं ओपन, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा M1 X1 M2 X2 M3 X3 M4 X4, ऐसे इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमारे पास, जिसको नीचे ले जाएंगे, हमारे पास x बार के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ गया, M1 X1 M2 X2 M3 X3 अपॉन टोटल मास। ऐसे ही y का आ गया, डिराइव नहीं करेंगे दोबारा, वैसे ही कोऑर्डिनेट आ गया M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3, ये हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद इन जनरल क्या बोलेंगे, इन सबको इतना तो लिखेंगे नहीं फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये ई करके समीशन का। समीशन मतलब सम ही होता है एक टाइप का,
हम अगर एम एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, m1x1 प्लस m2x2 m3x कॉन्टिन्यू चलता रहेगा। और समीशन m क्या होगा, m1 प्लस m2 m3 m3 4 5 6 ऐसे प्लस कर दे, जहाँ मर्जी जितने भी हैं हमारे पास उतने ले जाओगे। अब उसके वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा m1x, बस सिंपल सेम। अभी तक हमारे ये 3 फॉर्मूले लिखे के आए हैं और पहले 1-2 और करे थे, ठीक है। अब उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द बोर्ड, आपके बोर्ड नहीं सॉरी स्कूल एग्जाम चल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, 16 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है। हमारे रहते कितने हैं अभी हमारे पास, तो बहुत रहता है, कोई नहीं, बने रहिए, घंटे तक हो जाएगा हमारा, घंटे 3 पहले ही हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर ये क्वेश्चन जाके फास्ट रिवीजन कराएंगे हम। अच्छा, अगर क्वेश्चन पढ़ो, 3 रॉड ऑफ मासेस आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट एट द सेंटर ऑफ मास। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ खुद। लो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे, इसमें आ रहा है। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे इसमें। पहले एक बार मैं नोट कर लूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखना, देखो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें इन दोनों के, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा देखना, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, हमें ये पता है कि इसके सेंटर में होगा, तो हम यहाँ से एक सिंगल लाइन निकालते हैं, यहाँ से भी मीडियन निकालते हैं, यहाँ से भी एक मीडियन निकालते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट को हम देते हैं ई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो ध्यान से देखना। देखो अगर पहले, अब ध्यान से देखना, अगर ये मीडियन क्या होता है, इन दोनों को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे देखना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पहले हर एक मीडियन का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे निकलेगा। अब ये 1 2 3, ठीक है, ये निकल गया। इनके जो सेंटर, इनको जो मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या आया? a/2 अपॉन a/2। कैसा आया बताओ? देखो ये 0 था, ये देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे यहाँ 0 है, यहाँ पे a है। मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये a के इक्वल है, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल है? √2/a। कैसे निकला सर? ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये कितना है? ये ये है x एक्सिस। तो यहाँ पे तो 0 है, 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ पे जा रहा है? a तक। तो ये पूरा डिस्टेंस a हुआ। सिमिलरली ये भी 0 से लेकर y एक्सिस पे 0 है, यहाँ पे a है, तो ये भी a के इक्वल हुआ। तो ये कितना आया? ये √2/a आया। आगे समझ। उसके बाद हमने क्या करना है सर? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, मतलब ये मीडियन है। अगर ये पूरा a है, अगर ये पूरा a है तो उसका हाफ क्या होगा? a/2, और इसका हाफ क्या होगा? a/2।
मतलब यहाँ पे जो x है ना, जो y है ना, वो है हमारा a/2, बट जो x है वो 0 है क्योंकि यहीं पे लाई कर रहा है। अब तो हमारा यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, हम इसको देते हैं 1, मार्क कर देते, तो 1 का कोऑर्डिनेट क्या आया, x 0 है और इसका a/2 है। सिमिलरली इसको हम 2 पॉइंट देते हैं, इसका भी ये आया था, इसका x आ गया पर y 0 है, पर थर्ड का क्या आया, a/2 कहाँ से आया सर, हमें समझ नहीं आया। बेटा देखो, ये इसके बिल्कुल सामने है, ये दोनों मीडियम इसके बिल्कुल सामने, अगर इसका a/2 है तो इसका भी a/2, और ये इसके बिल्कुल नीचे है, ये रेक्टेंगल बना ना इधर, ये इसके बिल्कुल नीचे है, तो a/2 बन गया इसका। दोबारा समझाता हूँ, ये देखो, ये पूरा a था, ये हमने 3 पॉइंट मार्क किए हुए हैं, ये हमारे पास था, इसके कोऑर्डिनेट से a/2 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास a/2 और 0। देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। देखो इसका x और इसका x इक्वल है, तो मतलब इसका a/2 है तो इसका भी a/2, इसका y और इसका y सेम है, और इसका y क्या है, a/2, तो इसका भी सेम रहेगा। अब तुम समीशन a x या r ले लो, x ले लो चाहे, अपॉन समीशन m ले लो, तो तुम निकाल सकते हो, और समीशन a y ले लो और अपॉन समीशन m ले लो, तो निकाल सकते हो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। समीशन x बार निकालोगे तो यहाँ पे भी सेम करा हुआ मैंने, अगर x बार निकालोगे तो हमारे पास a/3, इसका करोगे तो इसका भी a/3 आएगा। ठीक है, तो COM की हमारे पास आ चुकी है। सबको समझ आ गया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, COM, ठीक है। अब COM जो है वो कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए, मतलब कोई बॉडी ऐसे चल रही है, वॉक कर रही है, ऐसे चल रही है, इसके लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस बॉडी का, जैसे हम चल रहे हैं, हम क्या है, कॉन्टिन्यूस बॉडी, हम चलते रहते हैं हमेशा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कैसे रहेगा हमेशा। तो देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा पता है कैसे रहेगा, दो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा। इंटीग्रेशन से हमारा हमेशा सेंटर ऑफ मास निकला करेगा, ऐसे नहीं निकल सकता कॉन्टिन्यूस बॉडी का। हमारा जो मास है वो हमेशा निकलेगा किसके द्वारा, कॉन्टिन्यूस किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा। हम बस इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं अपना सेंटर ऑफ मास, वरना नहीं निकल सकता हमारा। अब उसके बाद कैसे निकलेगा सर, अब देखते हैं। देखो हमने हमेशा पता क्या करना है, यहाँ से आपको शुरू करते हैं, फिर यहाँ दोबारा लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास एक शीट है, सब कुछ कंप्लीट करा दूँ आपको। अच्छा, ये हमने एक रॉड ली, यूँ करके, इसका हमने एक बॉडी का, हमारी पूरी एक बॉडी है, हम मान लें पूरी बॉडी है, हमने एक टुकड़ा का जो होगा ना, एक टुकड़ा लेना उसका। अगर एक रॉड है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो डिफ्रेंशिएशन dm हो जाएगा इसका। अगर पूरे का मास m लिया और पूरे की लेंथ l ली, तो इस छोटे से का क्या होगा, dm हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस dx हो जाएगा। आई समझ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx।
अब हमने क्या कुछ नहीं करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। वही अगर 1 केला 5 रुपये का है तो 5 केले 25 रुपये के हो जाएंगे। वही यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, वही यूनिटरी मेथड लगाना है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स डी एम का और डी एम का। देखो हम हमेशा से पता है डिफ्रेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन जो है ना वो हमेशा से पता है कैसे करते हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x की टर्म आनी चाहिए, दोनों साइड x होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे m लगा दो यहाँ पे x लगा दो, वो नहीं मान जाता, इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। हमें हमेशा m की जगह x लगाना। तो हमें मास की जगह क्या लाना है, हमें लेके आना है डिस्टेंस। कैसे लाएंगे आप बताते हैं, यूनिटरी मेथड से। जब l लेंथ थी पूरी रोड की तब मास m था, अब यहाँ पे dx लेंथ हो गई है तो क्या होगा। तो इसमें मैंने एकदम फास्ट कर दिया, जब l थी तो m हो गया। अगर हमारे पास 1 है तो m/l हो जाएगा, और अगर dx है तो m/l dx, ठीक है, l/m dx। ये हमने सेम किया। और dx अपॉन में m/l किसके इक्वल है, dm के। तो हम सिंपल लिख देते हैं dm की जगह l/m/l dx, ठीक है। अब हमने अपॉन में dm की जगह यहाँ पे भी पुट कर दिया। l/l एक फिक्स वैल्यू है तो हम बाहर निकाल लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का। और अब यहाँ पे लिमिट लगाना सीख लो, पता कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ पे 0 है, यहाँ तक l है, तो लेंथ कहाँ से, लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर l तक की लिमिट होगी, उससे ज़्यादा तो l/1 है, जा ही नहीं, इससे बाहर कहाँ जाएगी भाई। अगर मेरी हाइट जो है वो 0 से लेकर 5 फुट 9 इंच है तो उसके बाद 5 फुट 10 इंच नहीं हो सकती, लिमिट 5 फुट 9 इंच ही रहेगी। वैसे सेम रहेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन x l/dx, ये करके लिमिट लगानी है x dx, और लिमिट लगा के x का इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन का होता है x2.2, इसका 0 से l, इसका भी यहाँ पे देखो x नहीं था ना, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे x लगा देना हमने 0 से l। इसको l को पहले रखना है, माइनस 0 करना है, 0 करो ना करो एक ही बात होती है। करा, नीचे 2 था, l करा, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हमारा क्या आया, l से l कट गया, l/2 आंसर आ गया। सिंपल ऐसे निकाल, और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। इफ़ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ l वेरीज एज वेरिएबल, हमारे पास ये दिया हुआ है। अच्छा, लीनियर डेंसिटी क्या होती है, लीनियर डेंसिटी कुछ नहीं होती, मास अपॉन लेंथ हो जाती है पूरा। हमारे पास L जो है वो अब वेरी करता है, L फिक्स नहीं है, लेंथ फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रही है। तो वेरीज लैम्डा के उसके ऊपर दे रखा है कि लेंथ क्या है, लेंथ का मैं दिया हुआ है a+bx। अब डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इट्स COM। अब हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, पोजीशन निकालनी है। ऐसे where the x is the distance from one of its ends। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए क्या करेंगे, सब कुछ अभी तक सेम करना, बस x की जगह हम, x क्या है लेंथ की जगह हम XL कर देंगे। देखो कुछ नहीं करना है, हमें क्या बोला इन्होंने, ये रॉड है, हमने इसका छोटा सा इसका हमने dm लिया और यहाँ पे dx लिया। हमें क्या गिवन है, लीनियर डेंसिटी गिवन है, लीनियर डेंसिटी गिवन है m/l के, ठीक है। और हमें बोला है कि हमें एक चीज़ तो पता है कि जो dm है वो इक्वल लगता है ml/dx के,
ये हमें स्टार्टिंग से पता है। और हमारे पास L/m किसके इक्वल गिवन है, लैम्डा dx के। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन लगाना है 0 से लिमिट लगा लो, पूरी लेंथ कितनी है हमारे पास, L ही गिवन है ना, तो 0 से L तक की लिमिट लगा लो। उसके बाद यहाँ x लैम्डा dx और लिमिट लगा के 0 से L, यहाँ पे बस इतना डाल दो लैम्डा dx। ठीक है, लैम्डा जो है वो एक कॉन्टिन्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, लिमिट लगा के x dx और यहाँ पे dx लैम्डा से लैम्डा कटा, इसकी इंटीग्रेशन कर दो x0 L x²/2, यहाँ पे x0 L का स्क्वायर/2 अपॉन L। हाँ सॉरी सर, यहाँ पे हमने एक गलती करी है कि यहाँ पे x की जगह हमने पुट करना था, x की वैल्यू भी हमें गिवन थी ना, ये था अगर वेरिएबल हो, हमने यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन थी, लैम्डा की वैल्यू गिवन थी, लैम्डा की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे। यहाँ से हमने थोड़ी सी गलती कर दी, सही हमारा इसलिए नहीं आया। देखो जो लैम्डा था ना वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है, पता है क्यों, हमें लैम्डा वेरी करता हुआ दे रखा है। हमसे ये गलती होगी कि ये जो था ना, ये जो हमने अभी तक किया था, ये एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, वो लैम्डा वेरी करता था, हमें गिवन था। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे x लैम्डा की जगह हम लगा देंगे a + bx dx। ठीक है, यहाँ पे हम अपॉन लिख देंगे 0 से L a + bx अपॉन dx, तो हमने सबको पुट कर देना है ax dx 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 dx। हम देखते हैं हमने सही किया कि अभी तक नहीं किया। अभी तक हमने बिल्कुल सही किया है। हाँ बस हमने एक गलती यहाँ पे की है, देखो यहाँ पे हमने ये करा, बट हमने जब ये करा ना, ये साथ में मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे x यहाँ पर था, तो बस यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने सही करा। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, a b, तो वो बाहर निकालो, a बाहर निकालो, बाकी का x dx बचा, तो यहाँ पे x²/2 0 से L, यहाँ पे b बार बचा, x की 3/3 0 to L, a बार बचा x 0 to L, b बार बचा x²/2 0 से L। यहाँ पे बाकी सब सेम होगा, देख यहाँ तक इम्पोर्टेंट था, बाकी सारा सेम निकला हमारा, ऐसे से करके सब सेम निकलेगा। बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, L की वैल्यू डाली है और बाकी सब सॉल्व हो जाएगा अपने आप में। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घंटे की वीडियो होगी ये, 1 घंटे में सारा COM ख़त्म हो जाएगा आपका। अच्छी बात है, 1.5 घंटे की वीडियो थी जो मैंने देखी थी, उसको मैं 1 घंटे पे कर रहा हूँ, तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसके बाद बस मोशन बचा, ये तो बस छोटे छोटे चीज़ें। अच्छा, सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिमूवल ऑफ अ पार्ट, और अच्छा अगर हम सेंटर ऑफ मास है, अब सेंटर ऑफ मास इसका पहले यहाँ होगा, अब देखो देखते हैं,
ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं दोबारा। अब एक जादू देख लो, जादू तो नहीं, फिजिक्स का देख लो। पहले इसको बैलेंस करते थोड़ा सा, बैलेंस है ना, पहले यहाँ पे बैलेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे बैलेंस है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बैलेंस है। अब इसका एक चीज़ रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। अब देखें ना कहाँ पे बैलेंस है, पहले यहाँ पे बैलेंस था ना थोड़ी साइड में, अब देखना थोड़ी सी साइड में इसका शिफ्ट हुआ है ना, हैवियर साइड का है इसकी। देखो इसकी हैवियर साइड ये है, पहले थोड़ी सी यहाँ पे था, यहाँ पे अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इस साइड की तरफ हुआ है ना। दोबारा देख लेंगे, दोबारा पहले कहाँ था, देखना हम मार्क लगा लेते हैं किधर था। ठीक है, हमने एक मार्क लगा लेते हैं कि हमारा था, हम मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे। हमें थोड़ा सा मार्क लगा लिया कि हमारा इधर था, इसमें दिख रहा होगा ऊपर, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा कहाँ से जाता है रखिएगा, अब कहाँ शिफ्ट होता है। और नहीं ये बाहर निकाल दिया, अब देखने कहाँ शिफ्ट करके देखते हैं, शिफ्ट कहाँ, अब हमारा थोड़ा साइड में शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। देखो थोड़ा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है, देखना पहले यहाँ पे था, तो यहाँ पे ऊपर, पहले यहाँ पे था जब हमने ऑब्जेक्ट लगा रखा था, कुछ रिमूव नहीं किया था। रिमूवल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। कैसे बेटा, जब ये था ना यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी हैवियर तो था ये वाला साइड, बट इससे मतलब बैलेंस मतलब ज़्यादा हैवी नहीं था कंपैरेटिवली जब हमने हटा दिया था। पहले इतना हैवी नहीं था ये वाला साइड, बट जैसे ही हमने ये हटाया, ये मास जो था, देखो ये जो चीज़ थी यहाँ पे ना थोड़ी सी इस साइड ज़्यादा है, तो इस साइड थोड़ा हैवी है, देखना थोड़ी सी हैवी है इस साइड, ये वाली साइड थोड़ी हैवी थी। इसके जब लगा हुआ था, हटा दिया तो ये वाली साइड ज़्यादा हैवी हो गई। तो इससे क्या हुआ, हैवियर साइड की साइड, हैवियर जो साइड थी वो ये वाली थी ना, तो उस साइड सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, वही बता रहा था। ठीक है, शिफ्ट हो गया, किसकी साइड हो गया, हैवियर साइड के पास। तो वो एक्स बार जो था, एक्स बार हम किस लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्स बार जो था वो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। आफ्टर रिमूवल क्या हुआ, इनके माइनस के इक्वल हो गया ना। ये देखो ये छोटा था, ये बड़ा था, तो ये छोटा में से बड़े में छोटा माइनस करा, बड़े में छोटा माइनस करा। ठीक है, हम हमेशा जो बड़ी वाली जो m2 है ना, वो हम लेते हैं कि रिमूव करा हुआ है, m2 हम लेते हैं कि रिमूव करी हुई साइड है, और ये m1 लेते हैं जो कि बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ करी और हमने सॉल्व कर दिया। हमारे पास ऐसे दो फॉर्मूले आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद एक हमारे पास न्यूमेरिकल करेंगे छोटा मोटा सा। अब देखो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये मेरे को समझ नहीं आता, बट हम करेंगे सॉल्व अच्छे तरह। अच्छा सुनो, a disc of radius r is cut off from a uniform sheet of a metal. A circular hole of radius r2 is now cut off from a disc with hole being tangent to the rim of the disc. Find the distance of the
COM ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। अब इससे क्या समझ आया आपको? पहले ट्राई करके देखेंगे सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन। तब तक थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको देते हैं 10-15 सेकंड का टाइम। थोड़ा सॉल्व करके देखिए खुद से। आपका समय शुरू होता है अब। चलो आपका समय खत्म होता है। अब हम करते हैं सॉल्व। देखो इन्होंने क्या बोला, एक सर्कल लेते हैं हम ऐसे। इन्होंने बोला इसका रेडियस जो है वो है r, इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, COM भी यही होगा। अब इन्होंने बोला एक ऐसा सर्कल इन्होंने डिस्क शेप ऐसा काटा कि इसके सेंटर पे टच हो रहा है टेंजेंशली और यहाँ पे एंड पे भी, मतलब इसके अंदर अंदर ऐसे करा गया और इसका सेंटर यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना ये बाहर निकाल दी है, इतना जैसे बोला ये बाहर निकाल दिया। अब COM यहाँ पे है तो COM कहाँ शिफ्ट होगा? COM जो है हैवियर ऑब्जेक्ट की साइड शिफ्ट होना चाहिए। COM हमारा हैवियर साइड कौन सी है? ये तो लाइट होगी ना, क्योंकि इतना सा पार्ट बाहर निकाल दिया। तो हैवियर साइड इस साइड है, इस साइड है। और हम यहाँ पे एक ग्राफ टाइप बनाते हैं। देखो कहीं इधर शिफ्ट होना चाहिए था, यहाँ की साइड, यहाँ साइड बैकवर्ड साइड शिफ्ट होना चाहिए था। मतलब जो भी हमारे पास आएगा ना, ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में कुछ आएगा हमारा। ठीक है, x का थोड़ा जो आएगा ना, हमारे पास y तो 0 है, x हमारे पास आना चाहिए माइनस में, y हमारे पास 0 ही है। x में वाकई देखते हैं क्या आएगा। देखो ये जो पूरी थी ये रेडियस थी r, और हमें इतनी रेडियस ये दी हुई है r/2, ये हमें गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x बाहर निकालना हमने, हमारा फॉर्मूला है m1x1 प्लस माइनस m2x2 अपॉन m1 अपॉन m। m1 को हम पूरा डिस्क का m ले लेते हैं। अब हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। देखो जब ये डिस्क है, सिंपल डिस्क है ऐसी गोल सी, उसका एरिया का होगा πr², r बढ़ा लेते हैं। जब πr² था तब हमारे पास मास m था। जब हमारे पास 1 है तो हमारा आएगा 1/πr²। तो हमारे पास अब इसका लेते हैं, जब हमारे पास है इस डिस्क का एरिया πr²/4, क्योंकि r2 है ना, तो हमारे पास क्या आएगा m इंटू में πr² इंटू में πr²/4, मतलब पाई से पाई कटा, r² से r² कटा, m/4 आया।
मतलब m2 हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं इसमें m1 क्या है हमारे पास m के इक्वल इंटू में x1 क्या है, x1 0 ही है, और x2 क्या है m1.4 इंटू में x2 क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है r/2, ये 0 हो गया है, माइनस में mr 8 आ गया, या हम यही आया हमारा आंसर, यही है अपॉन में, सॉरी ये भी तो था m1 माइनस m2, अपॉन में हमारा क्या था, m1 क्या है हमारे पास m माइनस m/4, मोटा मोटा 3m आ गया हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा 4, ठीक है, अपॉन में 4 भी आएगा इस, और यहाँ पे है 8 24, यहाँ पे 2 है इसके नीचे, ऊपर जाएगा m से m कट देगा, मेन लगेगा माइनस r बाय हमारे पास आएगा 6, तो हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स आ गए x बार के माइनस r/6, तो r/6 पीछे चला गया। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ठीक है। मैं बहुत टाइम हो गया इसको समझाते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट COM, इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इतना कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको पढ़ोगे एक बार सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ बॉडीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर यूनिफॉर्म रिंग होगी, एक रिंग टाइप होगी, जैसे ये रिंग है मेरे पास, ये रिंग है ना मेरे पास, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके बाहर होगा, बाहर मतलब यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्क होगी, डिस्क माने मतलब जैसे मेरे पास एक चश्मा है, ये डिस्क माना से गोल सा, तो इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अगर मेरे पास एक रॉड टाइप है, इसका यूनिफॉर्म, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर में बिल्कुल। अगर मेरे पास एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर मान लो, मतलब एक होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की हमारी अर्थ, उसका भी सेंटर पे होता है। एक होलो स्फेयर जो अंदर से खाली है, उसके भी लगभग सेंटर पे ही होता है। एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ये लैमिना बता चुका हूँ, इसके मीडियन पे लगाओगे तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है, 2:1 के रेशियो में काट देता है, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल है, इसको करोगे तो बीच में आएगा होलो स्फेयर, जो सिलेंडर है ना, होलो सिलेंडर, इसके बीच में आएगा पॉइंट ऑफ द मीडियन, मिडल पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाफ रिंग है, ये रिंग को हमने आधा काट दिया है, यहाँ पे आधा काट दिया, तो ऐसे आधा काट दिया हमने, ऐसे करके ऐसे आधा काट दिया ना, इसको ऐसे रख दिया, आधा काट के ऐसे रख दिया हमने, तो इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ये देखो ऐसे काट के रख दिया ना, तो इसके ऊपर आएगा थोड़ी बीच में, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास। ये धरती से कितने ऊपर होगा, यहाँ पे है ना, ये यहाँ से कितने ऊपर होगा, 2r/π की इक्वल, 2r/π की इक्वल। और अगर
रिंग का अगर एक रेडियस ले ली, एक आर्क ले ली, रेडियस मतलब एक आर्क ले ली, थोड़ा सा पॉइंट, इसको भी इतना कर दिया तो ये ऐसे एंगल बन जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो ये इतना किससे इक्वल होगा, आर साइन थीटा अपॉन थीटा की इक्वल। हाफ डिस्क कितने इक्वल होगी, 4r/3 की इक्वल। सेक्टर ऑफ द डिस्क कितना होगा, 2r/sin थीटा अपॉन 3 थीटा। सेक्टर ऑफ डिस्क के लिए होलोस्फेयर का कितना होगा, ऊपर r/2। सॉलिड हेमिस्फेयर, ये होलो हेमिस्फेयर है, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, इसका 3r/8। अगर एक सॉलिड कोन है तो h/3, अगर एक होलो कोन है तो h/3, सॉलिड कोन है तो h/4। अब 10 मिनट का टॉपिक रह गया, बिल्कुल छोटा सा, एक कंप्लीट करते हैं अपना। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इम्पॉर्टेंट एज पर द टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी पढ़ा है मैंने भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने भी। अच्छा मान लो हमारे पास आर जो है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो होता है वो m1 r1 प्लस m2 r2 इंटू जितना चलते रहेगा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के, मतलब अपॉन में टाइम लगा देते हैं, dt अपॉन dt, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। अब हम वेलोसिटी इसमें डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर ऊपर लगा रखे तो वेलोसिटी आएगी नीचे। इसको ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास आएगा एम वी इंटू m1 v1 m2 v2, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के लिए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट दोबारा करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएट छोड़ो, डिफ्रेंशिएट तो रहने दो, आप इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो m अपॉन v, तो मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम ऐसे करते रहोगे तो मोमेंटम ऑफ, इसका मतलब क्या है भाई, इसका कहने का मतलब है कि जो पूरे बॉडी की, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे जो सेंटर ऑफ मास है ना, उस पर जितने भी m1 m2 m3 m4 को प्लस करो वो मेरा हो जाएगा, मतलब समझ आई, वो सब मेरा आ जाएगा, ठीक है। और मोमेंटम को करोगे तो m1 प्लस m2 m3 आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे मोमेंटम को नहीं, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम को, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा एक्सेलरेशन आता है, तो m ए इज इक्वल टू m1 m2 m3, m इंटू ए करोगे तो फोर्स आएगा, फोर्स इक्वल होगा इन सबके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MC1 इक्वल टू होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस अपॉन में m टोटल और m टोटल, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन भी आएगा कि m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सॉल्व करते होंगे और में m टोटल, ऐसे करते करते ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं। ये वाला देखो, ये पूरा क्वेश्चन करने के से हमें क्या मतलब बता देता है। हमें एक और हमारे पास आता है, हमारे पास ये जो आता है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके पास एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा। अगर आप कई बच्चों ने नहीं सॉल्व करते हो देख लो, ठीक है। अब ये सीधा याद कर लो कि एक्सेलरेशन में ये भी फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में 2g। ये आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बट एक तो हमारे पास ये अभी फॉर्मूला याद कराया है। अब एक यहाँ से देख लो, पुली दिया हुआ है, m1 जो है वो भारी है m2 से। देखो m1 अगर भारी है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा।
तो यहाँ पे टेंशन की दो हमने इक्वेशन बना दी, ठीक है। टेंशन की दो इक्वेशन, टेंशन इक्वल कर दिया, इक्वल ही है दोनों क्योंकि रॉड एक ही है। तो हमने इसको सामने ले गए, इन दोनों को इक्वल करा, यहाँ से एक एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो था ना A1 और A2, वो दोनों इसमें पुट करे इस फॉर्मूले में, फिर उसको सॉल्व करा तो ये हमारे पास ये आ गया। तो सीधा सीधा यही करो, चल अभी आप स्कूल में अपना टेंशन रख लो, ये सीधा याद कर लो और आपके पास ख़त्म होता है 55 मिनट्स में टोटल। वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद करना, ये नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी, 1.5 घंटे की जो मैंने देखी थी। शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया रिवीजन के टाइप में, और छोटा समझा सकता था, 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकता था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो समझा दूँ कि आपको ये ना लगे कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो अलग बात है, बट अगर आप ज़ीरो से भी आए हो ना स्टार्टिंग से, तो भी आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू, कट कर दो।